हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मैं आपका मेंटर बिजनेस स्टडीज का हर्ष आपके सामने एक और बहुत ही प्यारी सी जानदार क्लास लेके आ गया हूं। यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन स्टाफिंग की। ये चौथा पार्ट है और इसके पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया है स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन, स्टाफिंग का प्रोसेस और रिक्रूटमेंट। ये वीडियो सिलेक्शन की है और इसके बाद एक और वीडियो आएगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सिलेक्शन का मतलब इस अकेली फोटो से ही आपको समझ में आ जाएगा। सब रिक्रूटमेंट सबका हो चुका है, सब लोग अपनी सीवी रेज्यूमे लेके भाग रहे हैं, सब लोगों को सिलेक्ट होना है। लेकिन सिलेक्ट कौन हो रहा है? जो बिल्कुल बेस्ट इंसान है। देखो बाकी सारे भाग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ा हुआ है। देखो इसको देखो, है ना, ये अपने पूरे एटीट्यूड में खड़ा हुआ है कि भैया मेरा सिलेक्शन तो होना ही है, और इसी को चुना जा रहा है मैनेजमेंट की ओर से। बस इसे ही कहते हैं सिलेक्शन, यानी कि बेस्ट कैंडिडेट को चुन लेना। ओके, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट। सारे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट आपके पास आए थे, उनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, चाहे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सिलेक्ट करिए, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सिलेक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। या तो आप करंट पोजीशन के लिए चुनिए, और या तो आप फ्यूचर पोजीशन के लिए, या तो अभी की जॉब के लिए चुनिए, या तो आगे आने वाली जॉब वैकेंसीज के लिए आप उनको चुनते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम लोग सिलेक्शन की कैटेगरी में जाते हैं। और किसको चुनना है? मोस्ट सूटेबल पर्सन को चुनना है। तो अब ये सारे पार्ट्स को जोड़ के एक डेफिनेशन बन के निकल के आती है, निखर के आती है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द करेंट पोजीशन। आपको सबसे बेस्ट इंसान को चुन के लाना है, या तो इस पोजीशन के लिए या तो आगे आने वाली पोजीशंस के लिए। ओके, और अब सिलेक्शन में डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोगों को पढ़ना है सिलेक्शन का प्रोसेस या सिलेक्शन का प्रोसीजर, और यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हमें सारे पॉइंट्स को बारीकी से देखना है। सबसे पहला आता है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो आपके पास सीवी या रेज्यूमे या बायोडाटा, जो कुछ भी आपके पास आया था, उनको आप चेक कर रहे हो। तो सीवी, रेज्यूमे या बायोडाटा जो रिक्रूटमेंट में आपके पास आया था, रिक्रूटमेंट में, उनको आपको क्या करना है? चेक करना है इन सारी चीजों को। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई मान लो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि एमबीए विद 4 ईयर एक्सपीरियंस। अब आप जिसके जिसके पास एमबीए है उसको रख लोगे, जिसके जिसके पास एमबीए नहीं है उसको आप निकाल के घर भेज दोगे। फिर अगला फिल्टर है, वो है फिल्टर आपका कि भैया 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जिसके जिसके पास 4 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है उसको रखोगे, और जिनके पास नहीं है उनको घर भेज दोगे। यानी कि आपको सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी है रेज्यूमे, बायोडाटा की और सीवीज की। देन सेकेंड जो आपका स्टेप है वो है सिलेक्शन टेस्ट। आप उनका रिटन टेस्ट लोगे। रिटन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट आता है, जैसे कि एटीट्यूड टेस्ट आता है। ठीक है, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एटसेट्रा। तो ये सारे टेस्ट आते हैं। ये इन टेस्टों के बारे में हमें आगे पढ़ना है। बेसिकली सिलेक्शन टेस्ट आप समझ गए होंगे कि भैया एक तरीके का ये रिटन टेस्ट है। क्या है ये रिटन टेस्ट है। लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में आपको जो है जज करने की कोशिश की जाएगी। रिटन टेस्ट लेने के बाद आपका होता है इंटरव्यू, जहां पे एक पैनल बैठता है, जहां पे कुछ लोग बैठते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन और आंसर पूछते हैं, मतलब सवाल जवाब करते हैं। और एक बात समझ लेना कि कभी भी इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे नहीं होता है। हमेशा इंटरव्यू होता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपका आंसर सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन को जज करने के लिए होता है। सब्जेक्ट नॉलेज तो वैसे भी आपकी रिटन टेस्ट में चेक हो जाती है। आप हमेशा इंटरव्यू से अगर बाहर निकाले जाते हो तो यह समझ लेना कि सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको पूरी है, लेकिन आपको क्या नहीं है? आपको बोलने की तरीका नहीं है, यानी कम्युनिकेशन में थोड़ा और काम करना पड़ेगा। यह हो सकता है कि आप अपनी बात को रख ना पा रहे हो, यह हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में नर्वसनेस झलक रही हो। तो इंटरव्यू आपका होगा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। फिर आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगा। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक का यह मतलब है कि आपका देखा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से, किस एक्सपीरियंस से आते हो, आपके ऊपर कोई पुलिस रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं चल रहा है, कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं। और रेफरेंस का मतलब है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी ओल्ड एम्प्लॉय ने आपका रेफरेंस लगाया है, तो वो भी सारी चीजें चेक हो जाएंगी। फिर आप एक सिलेक्शन का डिसीजन ले लोगे, अगर आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फिर बैकग्राउंड चेक करने के बाद वो ये सोच लेंगे कि किसको सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, सिलेक्शन हो गया।
फिर उस इंसान का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्यों होता है मेडिकल एग्जामिनेशन? मान लो कंपनी इंश्योरेंस वगैरह दे रही है, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस तरीके का इंश्योरेंस आपको अगर मिल रहा है तो मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। फिर कंपनी जॉब ऑफर देती है कि भैया वी आर ऑफरिंग यू अ जॉब, ये सैलरी होगी, ये छुट्टियां होंगी, प्लीज आके हमारे यहाँ आके काम करिए। तो जॉब ऑफर जब एक बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, एम्प्लॉय जब जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है ना, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है एम्प्लॉयमेंट का, जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, अपने अपने बातें होती हैं, जैसे सैलरी क्या मिलेगी, छुट्टियां क्या होंगी, ये सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में साइन करवा लिया जाता है। जॉब ऑफर सिर्फ ऑफर होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हो जो कानूनी होता है। जैसे अगर कोई कंपनी कहती है कि आप मेरी कंपनी में आने के बाद 3 साल तक छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर इंसान छोड़ के जाता है तो उसको कुछ पैसा देके जाना पड़ेगा, ऐसा बॉन्ड इसे कहते हैं, और ये साइन करना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है, सिलेक्शन प्रोसेसेस के स्टेप्स हैं। ठीक है, 8 की 8 चीजें, और इन्हीं 8 की 8 चीजों पे हमें आज जो है पढ़ाई करनी है। सबसे पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, और यहां पे आपको मैंने बताया कि आप चेक करते हो जो भी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, एप्लीकेशंस आने के बाद आप उनको प्रॉपरली चेक करते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह के हिसाब से, जो भी आप क्वालिफिकेशन मांग रहे हो, जो भी आप एक्सपीरियंस मांग रहे हो, ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हो, जो भी एक्सपीरियंस मांग रहे हो, या जो भी कह लो कि आप बैकग्राउंड मान रहे हो कि किस बैकग्राउंड का होना चाहिए, जो भी चीजें आप मान रहे हो, जो भी आप प्लेसेस को प्रिफर कर रहे हो कि भैया दिल्ली का होना चाहिए, मुंबई का होना चाहिए, ये सारी चीजें आप जज करोगे। इन सारी चीजों को एक बार प्रॉपरली चेक करोगे। और कौन करेगा? स्क्रीनिंग कमिटी चेक करेगी। कौन करेगा चेक? स्क्रीनिंग कमिटी चेक करेगी। ओके, फिर आता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। अब यहां पे अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल टेस्ट और अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ताकि एप्लीकेंट्स की सूटेबिलिटी तय की जा सके कि एप्लीकेंट हमारी जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज जज करी जा सके कि उसका क्या बिहेवियर होगा, एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर होगा काम करते वक्त। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन assumption दैट ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, कि भैया जब वो काम करेगा तो कैसा काम करेगा, कैसे बात व्यवहार करेगा, क्या चीजें हैं। और इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, और इन टेस्टों के बारे में बेसिकली सिलेक्शन टेस्ट आप समझ गए होंगे। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भैया रिटन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट को हम लोग रिटन टेस्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जहां पे आपकी लिखित परीक्षा होती है। ओके, थर्ड पॉइंट आते हैं, नहीं थर्ड पॉइंट से पहले अब हमको यह समझना है कि कितने तरीके के टेस्ट होते हैं। बेसिकली मैं आपके लिए लेके आया हूं 6 तरीके के टेस्ट। आपकी एनसीईआरटी की किताब में या आपके आरके सिंगला या संदीप गर्ग की किताब में 5 तरीके के टेस्ट जो है वो दिए रखे होंगे। एक की एक्स्ट्रा नॉलेज मुझसे ले लो, बाकी सारे सेम है। सिलेक्शन टेस्ट बेटा 5-6 तरीके के होते हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला आता है अचीवमेंट टेस्ट। ये अचीवमेंट टेस्ट आपको शायद आपकी किताबों में ना मिले। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट का मतलब ये होता है कि यहां पे किसी भी एप्लीकेंट की जॉब नॉलेज चेक की जाती है कि जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसमें उसकी कितनी नॉलेज है। अगर कोई मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहा है तो मार्केटिंग का नॉलेज है कि नहीं है। अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी नॉलेज है कि नहीं है। अगर कोई इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें उसकी नॉलेज है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं, तो जब मेरी जॉब लगी होगी तो देखा गया होगा कि मुझे बिजनेस स्टडीज आती है कि नहीं आती है, कुछ इस तरीके की चीज। When an applicant claims to know something, an achievement test is given to measure how well she knows it. अगर कोई एप्लीकेंट कहता है कि मुझे ये चीज बड़े अच्छे से आती है ना, कहता है कि भैया मुझे ये चीज आती है, टू नो समथिंग, अचीवमेंट टेस्ट में देखा जाता है कि उसको कितना आता है, हाउ वेल ही और शी नोज इट। अगर आप कहते हो ना बढ़ चढ़ के कि मुझे ये आता है, अब अचीवमेंट टेस्ट में ये देखेंगे कि तुम्हें कितना आता है। ये तो हो गया अचीवमेंट टेस्ट। बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी पोटेंशियल एबिलिटी को समझा जाता है। पोटेंशियल एबिलिटी मतलब आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितना काम करने का जज्बा है। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी की एजुकेशन भले कम होती है ना, लेकिन उसके अंदर जील होती है, एक इच्छा होती है काम करने की। ठीक है, वो इच्छा जो है ना वो उसको जगा के रखती है, एंड यही होता है उसका एप्टीट्यूड। तो देखना है यहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट में कि उसके अंदर कितनी इच्छा है, कितना काम करने के लिए वो एबिलिटी है, कितना ज्यादा वो काम कर सकता है। ओके, तो एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एबिलिटी एंड आर यूज टू मेजर द लेटेंट एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट, कि उसके अंदर सीखने की कितनी ललक है,
कि भैया वो सीख कितना पाएगा। एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू लर्न अ गिवन थिंग। एप्टीट्यूड टेस्ट have special significance where the new recruit has very little or less experience। देखो, अगर किसी इंसान का बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम एक्सपीरियंस है या बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब भी ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जिनका एक्सपीरियंस कम होता है ना, उनसे 2-4 सवाल पूछे जाते हैं। आप अपने आप को अगले 5 साल में कहां देखना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। और अगर वो कुछ मोटिवेटिंग आंसर देता है ना, जैसे रोडीज का इंटरव्यू देखा है ना, वहां पे रोडीज के इंटरव्यू में जो बंदे आते हैं वो बहुत फेमस नहीं होते, लेकिन रोडीज के इंटरव्यू से फेमस हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं मोटिवेटिंग की, अरे सर मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो आग लगा दूंगा, और मैं तो रोडीज बन के जाऊंगा, रोडीज बनने आया हूं, मुझे आपकी गैंग में आना है। कुछ इस तरीके की ज़ील, कुछ इस तरीके का जोश, आक्रोश बंदे की आंख में होना चाहिए। भले उसके पास एक्सपीरियंस कम है तो क्या हुआ, वो कितना सीख सकता है, इसके बारे में बात करता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, थर्ड टेस्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में देखा जाएगा कि उस बंदे का इंटरेस्ट कहां है, वो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ही वो चीज है जो किसी भी जॉब की सक्सेस को कंट्रीब्यूट करती है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो आप काम को अच्छे से करोगे। जैसे कि मम्मी ने बोला कि बेटा जा ऊपर से छत से कपड़े उतार ला, बच्चा एकदम मैं नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर उसका कोई दोस्त छत पे जा रहा होगा ना, तो तुरंत चला जाएगा। मतलब कितना मन है तुम्हारा। मम्मी कहती भी है, मैंने बोला था तो तू नहीं गया, और वैसे तू दिन के 5 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो ये है मन, मतलब मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अब इंटरेस्ट टेस्ट में यही होता है, देखा जाता है कि भैया आपका उस फील्ड में कितना इंटरेस्ट है। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन हिज और हर जॉब इज लाइकली टू डू बेटर देन वन हु इज इनडिफरेंट और अनइंटरेस्टेड। जो इंसान इंटरेस्टेड है जॉब को करने के लिए, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा उस इंसान से जो अनइंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो बस यहां पे यह देखा जाता है कि एक पर्सन का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसको क्या काम ऑफर कर रहे हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, तो मुझे पढ़ाने का काम दिया गया, मैं पढ़ाने के काम को अच्छे तरीके से कर रहा हूं। तो बस ऐसे ही, ठीक है, इंटरेस्ट देखना है कि भैया किस चीज में तुम्हारा या एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है। ओके, फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट। यहां पे बंदे की पूरी पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सबसे पहले बंदा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने में ही रहते हैं, बातचीत नहीं करते किसी से ज्यादा। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो सबसे बातचीत करते हैं, सबसे खुले विचारों वाले होते हैं। तो इंट्रोवर्ट है बंदा या एक्सट्रोवर्ट है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, उसका इमोशनल रिएक्शन क्या रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग ठीक है ईआई या ईक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना इंटेलिजेंट क्वोशंट आईक्यू लेवल, वैसे ईआई लेवल। इसके अलावा उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है, वो इमोशनल तरीके से मैच्योर है या नहीं है, जो उसका मन है वो स्थिर है या नहीं है, कि एक बालक की तरह है, एक बच्चे की तरह है। उसका मूड कैसा है, भैया मूड स्विंग तो नहीं होते ना ज्यादा, कि भैया मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी पागल है क्या, ठीक है ना। वैल्यू सिस्टम, उसके आदर्श, उसके उसूल कैसे हैं, वो और लोगों के साथ एडजस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके रिलेशंस कैसे हैं, क्या वो आपस में दूसरे लोगों से रिलेशन बना के रखेगा कि नहीं रखेगा, वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, चाहता क्या है जीवन में करना, एम्बिशन क्या है उसका, ऑप्टिमिज्म और टैक्ट मतलब कि पॉजिटिव है कि नहीं है, डिसीजन समय आने पे ले सकता है या नहीं ले सकता है, सामाजिक है या नहीं है, सोशेबिलिटी है कि नहीं है। इसके अलावा लाइफ में क्या करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्र नाम की चीज है उसके अंदर की नहीं है, डरता किन चीजों से है, भरोसा करता है कि नहीं करता है, सस्पिशन शक तो नहीं करता है, जजमेंट उसका कैसा है, डोमिनेंस क्या किसी को डोमिनेट करने वाला है क्या, मतलब डोमिनेट समझते हो कि भैया 4 लोग खड़े हैं और मेरी बात मान रहे हो, तो मतलब मैं हो गया डोमिनेंस। ठीक है, कहीं बहुत जल्दी गुस्सा तो नहीं आता है, इंपल्सिव नेचर का तो नहीं है, इंटीग्रिटी सद्भावना कितनी है, स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। तो भैया ये सारी चीजों के ऊपर उसको जज किया जाता है। आप एक बार चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली बंदा है कैसा, ठीक है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंस है, मोटिवेटेड है, सीख है उसके अंदर, ललक है काम करने की या नहीं है, ये किसी की पर्सनैलिटी होती है। फिर उसके बाद आता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम बेसिकली उस बंदे का आईक्यू लेवल या जनरल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, और देखते हैं कि उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसी है, यानी कि नंबर्स के साथ वो कैसा है, उसकी भाषा की वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स कैसी है, मेमोरी उसकी कैसी है, यादाश्त, और वर्बल फ्लुएंसी यानी कि बातचीत करने में वो कितना फ्लुएंट है, कहीं कुछ रुकावट तो नहीं है बातचीत करने में, आईक्यू लेवल को जज करता है। और लास्ट आता है ट्रेड टेस्ट। बेसिकली ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर कितनी स्किल लेवल है। ट्रेड टेस्ट प्रोफिशिएंसी और स्किल लेवल देखता है कि एक इंसान के अंदर कितने स्किल हैं। ठीक है, ये जो ट्रेड टेस्ट होता है ये रिटर्न भी हो सकता है और स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन ये रिटर्न हो सकता है, और या तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक काम करो अपनी स्किल जो भी है वो तुम अपना दिखा दो, जैसे रोडीज में कहते हैं ना कि अपनी स्किल दिखाओ जरा। ठीक है, ऐसा स्किल ट्रेड्स सच एज प्लम्बिंग फॉर कारपेंट्री रिक्वायर अ यूनिक सेट ऑफ नॉलेज। देखो यार, प्लम्बिंग हो चाहे कारपेंट्री हो, वहां पे आपको स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। आपको एक यूनिक सेट ऑफ नॉलेज और स्किल होनी पड़ेगी अगर आपको प्लम्बिंग या कारपेंट्री करनी है। तो चलो एक बार और रिवाइज करा देता हूं क्या क्या चीजें पढ़नी थी। सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लिया, दूसरा था सिलेक्शन टेस्ट, सारे टेस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू से शुरू कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 3 से। तो ये देखो मेरे पीछे आपको आ दिख गया पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर आप बंदे का इंटरव्यू लोगे, और इंटरव्यू लिया जाता है, उसके 3 पर्पस होते हैं। सबसे पहले यह देखने के लिए कि वो इंसान जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, उस इंसान के बारे में और ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन हम निकलवा सकते हैं वो देखने के लिए, और एक्यूरेट पिक्चर जॉब की क्या रहेगी। ठीक है, टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब। एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि उसको क्या जॉब ऑफर दी जा रही है, वो उस जॉब को काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे किसी को पढ़ाना नहीं आता लेकिन आप उसको कह रहे हो कि भैया तुम्हें पढ़ाना है। और कैंडिडेट की सूटेबिलिटी, कैंडिडेट कितना सूटेबल है, और कैंडिडेट के बारे में जानकारी और निकालने के लिए हम लोग लेते हैं इंटरव्यू। फिर आता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कोई पहले से जानकार है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसने उसका रेफरेंस लगाया हो कि भैया मेरा छोटा भाई है जरा नौकरी दे देना। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेफरेंसेस कि भैया कोई रेफरेंस हो तो बताओ। उसके बाद बहुत ही गंभीर थॉरो सर्च भी होती है, थॉरो सर्च कैंडिडेट की होती है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, पास्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि पहले कहां नौकरी करता था, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, घर में कौन कौन है। उसके अलावा उसकी एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई उसने कितनी की है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, डिग्रीज है या नहीं है, और पुलिस रिकॉर्ड उस पर कितना है, मतलब पुलिस केस वगैरह तो नहीं है। ये सारी बातें होती हैं। फिर आता है बच्चा पार्टी सिलेक्शन डिसीजन, और यहां पे एक कंपनी अपना सिलेक्शन डिसीजन ले लेती है। ठीक है, जो भी इंसान प्रॉपर तरीके से सारे टेस्ट को पास करता है, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू निकालता है, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक क्लियर कर लेता है, तो मेरिट के बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्हें कहते हैं सिलेक्शन डिसीजन, जब आप फैसला ले लेते हो कि किसी इंसान को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। ओके जी, बात करते हैं नेक्स्ट की जो है मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद इंश्योरेंस पर्पस के लिए, चाहे वो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हो और चाहे कोई इंश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो इंश्योरेंस पर्पस के लिए आप क्या करा लेते हो, उस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन करा लेते हो। ठीक है, तो यहां पे क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट यानी कि एक डॉक्टर आता है, ठीक है, और वो बंदे को सर्टिफाई करता है कि ये बंदा हेल्दी है या नहीं है, फिटनेस लेवल बेसिकली बताता है कि फिट है या नहीं है जॉब को करने के लिए। जॉब ऑफर, फिर आप एक जॉब ऑफर देते हो जिसे हम लोग ऑफर लेटर भी कहते हैं, ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट भी कहा जाता है, ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट। ऑफर लेटर एम्प्लॉय को दिया जाता है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, इंटेंट लेटर कुछ भी कह दो, उसको इशू किया जाता है, और उस लेटर में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि भैया जॉब की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी, ये सारी चीजें अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है। और जब इस अपॉइंटमेंट लेटर को, इस ऑफर को हमारा जो एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट है, वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन वगैरह होता है, और फिर उसको दिया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये देखो, जॉब ऑफर मिलने के बाद
कैंडिडेट को अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है कि वो जॉब करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, आफ्टर एक्सेप्टेंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एम्प्लॉयमेंट के, जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जिसमें कि पे स्केल लिखी होती है, लीव लिखी होती है। देख लो टर्म्स एंड कंडीशन, पैसा, लीव, है ना, कितने घंटे काम करना है, वर्किंग आवर्स कैसे निकाला जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी में कभी भी इंप्लॉय को निकाला जा सकता है, प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, ये सारी चीजें लिखी होंगी। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, वही सारी चीजें हैं, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं नजर आता है। देखो जॉब टाइटल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जॉब से रिलेटेड, कब आपने ज्वाइनिंग की है, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, कब आपको पैसा मिलेगा, इसके अलावा वर्किंग आवर्स, कितने वर्किंग आवर्स, कितने घंटे आपको काम करना है, छुट्टी कैसे मिलेगी, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या, कोई तकलीफ होती है तो कौन उसको दूर करेगा, कौन उसको रिमूव करेगा, डिसिप्लिन कैसे रखना है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें आपको निकालना होगा या आपको निकलना होगा ऑर्गेनाइजेशन से तो कैसे निकल पाएंगे, या हमको निकालना होगा तो कितने महीने का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो गया पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें आज की ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। स्टाफिंग जो मैंने आपको पढ़ाया वो उस स्टाफिंग का आज ये चौथा वीडियो है, एंड आप समझ गए होंगे कि भाई कितनी ज्यादा मेहनत लग रही है क्लास को एक आपके लिए पहुंचाने तक। तो इतना तो बनता है कि आप एक कमेंट जरूर कर देना, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपको लग रहा है तो कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जहां पे मैं आपको स्टाफिंग का लास्ट पार्ट यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट समझाने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।